हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम रिवाइज करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। अब दोस्तों, ये जो चैप्टर है, पहले तो रीजन समझो कि ये चैप्टर क्यों बनाया गया है। देखो, एक पर्सन अगर इनकम अर्न करता है इन इंडिया प्लस सेम पर्सन अगर इनकम अर्न करता है आउटसाइड इंडिया, तो उसको कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा या हमें कैसे पता चलेगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो हमें हेल्प करता है ये फाइंड करने के लिए कि कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस से कहना इसे टैक्स रेट भी जो है वो चेंज हो सकते हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में रिवाइज किया होगा कि जो टैक्स रेट है, कुछ जगह पे रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को अलग टैक्स रेट लगते हैं, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन को अलग टैक्स रेट लगते हैं एंड नॉन रेसिडेंट सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन को अलग टैक्स रेट्स हैं। सो दोस्तों, पहला रीजन ये पढ़ने का चैप्टर इसके कौन सी इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा वो हमें देखना है, तो हमें रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। और दूसरा, टू सम एक्सटेंट टैक्स रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। अब दोस्तों, हम लोगों ने टोटल 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स पढ़े थे। अब पर्सन के अंदर अगर पर्सन इंडिविजुअल या एचयूएफ है, इंडिविजुअल या एचयूएफ, तो याद करो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर वो लोग नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंट है तो फिर आगे वो लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकते हैं या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकते हैं। सो इंडिविजुअल और एचयूएफ या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे, और अगर रेसिडेंट होंगे तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के बाकी के जितने भी लोग बच गए, अदर्स, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, उसमें देयर आर ओनली 2 पार्ट्स, या तो वो लोग रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट। अब दोस्तों, अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाते हो, ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो फिर आपको इंडियन इनकम्स पे तो टैक्स लगेगा ही, साथ साथ में आपको सारी की सारी फॉरेन इनकम्स पे भी टैक्स लगेगा। All Indian incomes are taxable and all foreign incomes are also taxable. अगर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, तो आपको इंडियन इनकम्स पे तो टैक्स लगेगा ही, फॉरेन इनकम्स में सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, ओनली सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, एंड अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल। उसके बाद अदर्स के केस में, अदर्स में देयर आर ओनली 2 पार्ट्स, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट हो तो इंडियन प्लस फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट हो तो ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल, ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल। सो कौन सी इनकम पे आपको टैक्स लगेगा और कौन सी नहीं, उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा दोस्तों? रेसिडेंशियल स्टेटस। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले तो इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उससे। अब इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट, और इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकता है या फिर बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो ही आगे चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी है कि बट नॉट ऑर्डिनरी। अब क्वेश्चन आता है, सर हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? सो इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कंडीशंस। देखो दोस्तों, 2 बेसिक कंडीशंस हैं। अगर कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, एक बेसिक कंडीशन, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो पर्सन बनेगा नॉन रेसिडेंट। सो रेसिडेंट कब बनेगा? जब कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो 2 बेसिक कंडीशन है, सेटिस्फाई एक हो गई तो क्या बन जाओगे? रेसिडेंट, नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशंस के अंदर 2 एडिशनल कंडीशंस हैं। एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो एडिशनल कंडीशन चेक करना, 2 एडिशनल कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई हो गई, अगर दोनों बोथ,
तो पर्सन बनेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नहीं तो वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। कब? जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी या दोनों नहीं होगी तब। तो देखो, इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट। किस पे डिपेंड करेगा? वो बेसिक कंडीशंस पे। कितनी बेसिक कंडीशंस है? 2। कितनी सेटिस्फाई होनी चाहिए? 1। अगर एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और अगर दोनों नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। फिर उसके बाद एडिशनल कंडीशंस। ये कब चेक करोगे? जब आप रेसिडेंट हो। रेसिडेंट बन गए, फिर चेक करो एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हुई तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नहीं हुई तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब बेसिक कंडीशंस, जैसे देखो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है ए, ये सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट, नहीं हुई तो दूसरी चेक करो, दूसरी हो गई तो भी रेसिडेंट और दूसरी नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। अब याद करो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या थी? तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या? आपको इंडिया में आपका स्टे होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हो तो यू आर रेसिडेंट फॉर दैट ईयर। अच्छा, अब इसमें याद रखना नंबर ऑफ डेज काउंटिंग करते वक्त, नंबर ऑफ डेज काउंटिंग करते वक्त जिस दिन आप इंडिया में आए और जिस दिन आप इंडिया से गए, जिस दिन आप इंडिया में आए और जिस दिन आप इंडिया से गए, दोनों के दोनों दिन इंडिया में काउंट करना है। दोनों के दोनों दिन इंडिया में काउंट करना है। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, थोड़ी देर बाद बताता हूं। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, थोड़ी देर बाद बताता हूं। जिस दिन आप इंडिया में आए, जिस दिन आप इंडिया से गए, दोनों के दोनों दिन इंडिया में काउंट करना है। दूसरी चीज, ये 182 डेज का स्टे कंटिन्यूअस हो वो जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस स्टे जरूरी नहीं है। तीसरी चीज, आपको रहना इंडिया में है, इंडिया में आप कहीं पे भी रुको चलेगा, इंडिया में आप कहीं पे भी रुको चलेगा। एंड इंडिया में याद रखना लैंड जो है वो तो कवर्ड है ही, प्लस वाटरवेज भी कवर्ड है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स? 12 नॉटिकल माइल्स। वो भी इंडिया ही है, उसको हम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। सो पहला कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया for a period of more than or equal to 182 days during the previous year। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यू आर रेसिडेंट, नहीं हुई तो सेकंड कंडीशन पे जाओ। सेकंड कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन है। पहला, स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सो 60 डेज या उससे ज्यादा रुको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंड स्टे ऑफ 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। पिछले 4 सालों में आपका स्टे जो है वो 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों एंड है, तो आप वापस से बन जाओगे रेसिडेंट, नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। उसके बाद अगर आप रेसिडेंट बन गए तो 2 एडिशनल कंडीशंस है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन देखो, सेटिस्फाई नहीं हुआ ना तो यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। हो गया तो दूसरा चेक करना पड़ेगा, दूसरा नहीं हुआ तो वापस से रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और दूसरा भी हो गया तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सो अब फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है कि यू शुड बी रेसिडेंट, यू शुड बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स। पिछले 10 सालों में से आप 2 साल क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए। 2 साल रेसिडेंट। और रेसिडेंट कब बनोगे? जब आप ऊपर जो बेसिक कंडीशन दी गई थी ए और बी, वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, यू आर रेसिडेंट। सो 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करनी है, पिछले 10 साल में से सिर्फ 2 साल। एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका स्टे होना चाहिए 730 डेज और मोर इन इंडिया इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। पिछले 7 सालों में आपका स्टे होना चाहिए 730 डेज और मोर इन इंडिया। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है दोस्तों तो आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। उसके बाद अब आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। अब दोस्तों अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, ध्यान से सुनते जाना, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड,
या फिर आप एक इंडियन सिटीजन हो हु इज लिविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अगर आप ये फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गए, या आप ये सेकेंड पॉइंट में कवर हो गए, या फिर आप ये थर्ड पॉइंट में कवर हुए, थर्ड, लेकिन थर्ड के ए पार्ट में कवर हुए। अब थर्ड का ए पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, आप इंडिया में आ रहे हो फॉर विजिट, एंड आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs, is less than or equal to 15 lakhs. So एक मिनट बराबर से समझो, if you are Indian citizen leaving India for the purpose of employment abroad, or you are Indian citizen leaving India as a member of crew of an Indian ship, or you are Indian citizen or person of Indian origin who is coming to India for a visit and your total income excluding foreign source income is less than or equal to 15 lakhs. अगर आप ये 1, 2 और 3A के अंदर फॉलो हो गए, देखो फर्स्ट वाले एंड सेकंड वाले में इनकम चेक नहीं करनी है कितनी है, इनकम कितनी भी हो, बट थर्ड वाले में आपको इनकम चेक करनी है कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs. अगर आप 1, 2 और 3A में फॉलो हो गए ना, तो याद रखना आपको बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल. बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल. If basic condition A is satisfied, then assessee is resident, otherwise he is directly non-resident. Basic condition B आपको applicable ही नहीं है. And if assessee is resident, then additional conditions are to be checked for the purpose of R&OR and RB&OR. So आपको basic condition B चेक ही नहीं करना है, सिर्फ first condition चेक करना है. So अगर आप first, second और 3A में फॉलो गए तो, बट यस अगर आप 3B में फॉलो गए, 3B में मतलब क्या, यू आर इंडियन सिटीजन और यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, यू आर इंडियन सिटीजन और यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड यू आर कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट. अगर आप इंडिया में आ रहे हो किस चीज के लिए, विजिट के लिए आ रहे हो, आपका हम टोटल इनकम चेक करेंगे. टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम is more than 15 lakhs. If it is more than 15 lakhs, total income excluding foreign source income is more than 15 lakhs. तो अब देखो आपको बेसिक कंडीशन ए भी अप्लाई हो जाएगा और बी भी अप्लाई होगा. बेसिक कंडीशन ए क्या बोल रहा है, स्टे ऑफ 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन इंडिया, दैट इज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन इंडिया. सो ये कंडीशन तो सेम ही है, बट अब सेकेंड कंडीशन देखो, स्टे ऑफ मोर देन और इक्वल टू 130 days इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन इंडिया एंड स्टे ऑफ 365 days इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर इन इंडिया. अगर आप ये 3B में फॉलो गए, मतलब आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और अगर आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो फर्स्ट, तो फिर आपको एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी फॉर द पर्पज ऑफ R&OR एंड RB&OR. बट अगर आपने दोस्तों ये सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली ना, 120 days एंड 365 days, तो आप डायरेक्टली बन जाओगे RB&OR, डायरेक्टली RB&OR. सो कंफ्यूज मत होना. अगर आप फर्स्ट में फॉलो गए, सेकेंड में फॉलो गए और 3 के ए में फॉलो गए, फर्स्ट सेकेंड 3A, फर्स्ट सेकेंड 3A, तो फिर आपको बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल. बेसिक कंडीशन बी अप्लाई नहीं होगा. बट यस अगर आप 3B में फॉलो हुए तो बेसिक कंडीशन बी अप्लाई भी होगा और उसमें सेटिस्फाई हो गया तो डायरेक्टली RB&OR, इधर आपको एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी है. हाँ सर हमने फर्स्ट सेटिस्फाई की तो एडिशनल चेक करनी पड़ेगी. और लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, ध्यान से सुनना, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो लेकिन आप नॉन रेसिडेंट बन चुके हो एज पर दी अबाउ प्रोविजन, जो भी अपन ने प्रोविजन डिस्कस किए, आप एनआर बन चुके हो लेकिन आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 lakhs, प्लस आपको कोई दूसरी कंट्री या टेरिटरी में टैक्स नहीं लग रहा है, आपको कोई दूसरी टेरिटरी या कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है, आप नॉन रेसिडेंट बन चुके हो लेकिन आप इंडियन सिटीजन हो,
आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 लाख एंड आपको कोई दूसरी कंट्री या टेरिटरी में टैक्स नहीं लग रहा है, तो फिर आप बन जाओगे आरबीएनओआर। हम आपको आरबीएनओआर मान लेंगे, आप हो नॉन रेसिडेंट बट हम आपको आरबीएनओआर मान लेंगे, अज्यूम मान लिया कि यू आर आरबीएनओआर। सो वो चीज ध्यान में रखना। अब दोस्तों यहां पे आपको सब जगह टोटल इनकम दी गई है, टोटल इनकम टोटल इनकम टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में क्या क्या आएगा, तो जो इनकम इंडिया में अक्रू होगी वो आ जाएगी, प्लस जो इनकम इंडिया में रिसीव होगी वो आएगी। अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आ रही है आउटसाइड इंडिया, अक्रू भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, कंट्रोल यहां से हो रही है। ये तीन इनकम आपको ये टोटल इनकम के अंदर लेना है, ये टोटल इनकम के अंदर। सो जब आप ये टोटल इनकम काउंट करोगे, नंबर 1 अक्रूड इन इंडिया, नंबर 2 रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 3 बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो ये थर्ड पॉइंट में हमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी चाहिए, मतलब या तो आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इट इज और दोनों में से कोई भी एक चीज। सो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है उसको हम कब बोलेंगे, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो वो पर्सन खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल और पैटर्नल कोई भी, या फिर वो पर्सन खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पैटर्नल कोई भी, आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। कोई भी एक जन अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुआ होगा तो आप बनोगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ग्रैंड पेरेंट्स कैन बी मैटरनल और पैटर्नल। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स। आपका स्टे कंटिन्यूअस हो वो जरूरी नहीं है। अब ये पॉइंट पे ध्यान देना, जिस दिन आप इंडिया से गए या जिस दिन आप इंडिया में आए, हम इंडिया में ही हो ऐसा काउंट करेंगे, बट जो क्रू मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स, उनके केस में ही सिर्फ हम काउंट करते हैं आउटसाइड इंडिया। आप याद करो अपन ने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि क्रू मेंबर्स के केस में क्या होता है, तो क्रू मेंबर्स के केस में जब वो लोग यहां से जाते हैं तो वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होती है, उस पर स्टैंप लगता है। तो जिस दिन वो स्टैंप लगा हम समझ लेंगे कि वो आउटसाइड इंडिया है, और जिस दिन वो रिटर्न आए तब तक हम समझेंगे कि वो आउटसाइड इंडिया है। सो क्रू मेंबर्स के केस में याद रखना दोस्तों, हमें ऐसा समझना है कि ये लोग आउटसाइड इंडिया है। एंड लास्ट पॉइंट, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, इससे कोई लेना देना नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस का। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट, सिटीजनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट। सो ये आपका हो चुका इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। अब हम आते हैं एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अब दोस्तों एचयूएफ के केस में प्रोविजन क्या है, तो पहले तो देखो एचयूएफ भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट। पहले हम चेक करेंगे एचयूएफ रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। अब एचयूएफ रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट वो डिपेंड करता है ऑन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बोलो क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, तो एचयूएफ क्या बन जाएगा दोस्तों, रेसिडेंट बनेगा। अदरवाइज एचयूएफ क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। सो अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, ओनली और पार्टली इन इंडिया, देन एचयूएफ इज रेसिडेंट, अदरवाइज एचयूएफ इज नॉन रेसिडेंट। पहली चीज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना है। अच्छा, पार्टली डज नॉट मीन 50% और मोर, पार्टली डज नॉट मीन 50% और मोर। सो वो चीज ध्यान में रखना। पार्टली मतलब इवन इफ सिंगल डिसीजन इज टेकन फ्रॉम इंडिया, सिंगल डिसीजन, तो भी हम बोलेंगे कि इट इज पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। सो वो भूलना नहीं दोस्तों। सो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, देन एचयूएफ इज रेसिडेंट, अदरवाइज इट शैल बी नॉन रेसिडेंट। एंड अगर एचयूएफ रेसिडेंट बना तो ही यू विल चेक स्टेटस ऑफ कर्ता। अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम समझेंगे कि एचयूएफ इज आर एंड ओ आर, नहीं तो एचयूएफ बन जाएगा आरबीएनओआर। क्या बन जाएगा, आरबीएनओआर। सो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया,
देन HUF इज रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, एंड अगर HUF रेसिडेंट बना देन यू चेक स्टेटस ऑफ कर्ता, अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो R&OR, नहीं कर रहा है तो RBNOR। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ कंपनी, अभी से जितने भी लोग बच गए कंपनी, AOP, BOI फर्म, उन सब में देयर आर ओनली 2 पार्ट्स, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। अब देखो कंपनी के केस में अगर एक इंडियन कंपनी है, इंडियन, तो इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट, इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट, उधर नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट यस, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज यू विल चेक प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, इंडिया में, तो रेसिडेंट, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। सो अब पोयम चेक करना है आपको, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड HAP। बहुत सिंपल, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया, देन रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, खत्म। सो ये आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब सेकेंड जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? स्कोप ऑफ इनकम। अब दोस्तों स्कोप ऑफ इनकम में क्या दिया हुआ है, तो देखो स्कोप ऑफ इनकम में आप चेक करो कि आप इंडियन इनकम अर्न कर रहे हो कि फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हो। अब इंडियन इनकम अगर आप अर्न कर रहे हो, फिर आप R&OR हो, RBNOR हो या NR हो, देखो आपको सब पे टैक्स लग जाएगा, सब पे टैक्स लग जाएगा। एंड और एक चीज, ये तो इंडिविजुअल एंड HUF की बात हो गई। अदर पर्सन या तो R होंगे या तो NR होंगे, तो R इज सिमिलर टू R&OR एंड NR इज सिमिलर टू NR, सो वो ठीक है। अब अगर तुम इंडियन इनकम अर्न कर रहे हो ना, इंडियन इनकम, तो फिर आपको सारी इनकम्स पे इंडिया में टैक्स लगेगा। बट देखो आप फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हो, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 सेकेंड में जरा देखो, सेकेंड पॉइंट में अगर आप कवर हो गए, आपकी इनकम सेकेंड पॉइंट में कवर हो गई, तो टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। थर्ड में कवर हो गई तो टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। एंड फोर्थ में कवर हो गई तो टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। आप सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी देखो, R&OR, कहना इसे उसको वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल, चाहे वो इनकम इंडिया में अर्न करे या चाहे वो इनकम आउटसाइड इंडिया अर्न करे। सेकेंड कैटेगरी देखो RBNOR, तो RBNOR के केस में इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल, फॉरेन इनकम्स के केस में ओनली सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, दैट इज फर्स्ट, ये वाली इनकम बस। एंड लास्ट के केस में ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज इंडियन इनकम एंड व्हाट इज फॉरेन इनकम? तो जो भी इनकम इंडिया में अक्रू हो जाएगी या जो भी इनकम इंडिया में रिसीव हो जाएगी उसको हम बोलेंगे इंडियन इनकम। दोनों के बीच में वर्ड देखो क्या है, और। आइदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, आइदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, इट्स एन इंडियन इनकम। इसका मतलब फॉरेन इनकम कब बनेगा? तो इनकम इज अक्रूड एंड रिसीव्ड, अक्रूड एंड रिसीव्ड, अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तीनों में देखो एंड है, अक्रू भी बाहर होना चाहिए, रिसीव भी बाहर। अब आपका सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से इनकम है, जो अक्रू बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, या आउटसाइड इंडिया है, एंड कंट्रोल अगर इंडिया से, कंट्रोल अगर इंडिया से है, तो वो आपकी पॉइंट नंबर 2 में कवर हो गई इनकम। अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो वो आपकी पॉइंट नंबर 2 में कवर हो गई। अगर आपकी इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया है, और आपकी इनकम है अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आपका पॉइंट नंबर 3 चालू हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 3 तब एप्लीकेबल हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 2 कब अप्लाई होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन के वक्त। पॉइंट नंबर 3 भी बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोनों में बिजनेस एंड प्रोफेशन कहां पे है? आउटसाइड इंडिया। अक्रू रिसीव दोनों बाहर हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है बस बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल इंडिया से है, बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से है। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपकी इनकम आ रही है अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस, अगर आपकी इनकम आ रही है अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस,
ये 4 हेड से अगर आपकी इनकम आ रही है तो फिर वो 4th पॉइंट में कवर हो जाएगी, एंड अक्रू एंड रिसीव दोनों बाहर होगा तो फिर वो 4th पॉइंट में कवर होगी। सो कंफ्यूज मत होना। सेकेंड पॉइंट क्या कवर करता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम थर्ड पॉइंट क्या कवर करता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया। एंड 4th पॉइंट कवर करता है ऑल अदर हेड्स ऑफ इनकम दैट इज एक्सेप्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक्सेप्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन सब में याद रखना, अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर, अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर। अगर इंडिया में अक्रू हो गई या फिर इंडिया में रिसीव हो गई तो वो इंडियन इनकम बन जाएगी। अब दोस्तों सेक्शन नंबर 9 जो है ना, वो हमें एक्सप्लेन करता है कि इनकम इंडिया में अक्रू कब होती है। सो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू एन असेसी इन प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम असेट प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। सो अगर कोई भी असेट प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया से है, इट मींस क्या कि वो इनकम इंडिया में क्या हो चुकी है? अक्रू हो चुकी है। सो समझो एक पर्सन ने प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है दूसरे पर्सन को और पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है आउटसाइड इंडिया, बट प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है। पूरा ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया हुआ है, मैं आउटसाइड इंडिया हूं, आप भी आउटसाइड इंडिया हो, मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है आउटसाइड इंडिया, अग्रीमेंट भी बाहर बना, रेंट भी बाहर मिल रहा है, लेकिन दोस्तों प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है। प्रॉपर्टी अगर इंडिया में सिचुएटेड है ना, खत्म हो गई बात। कैन आई से इट इज टैक्सेबल? दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। सो हम इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है वो कब मानेंगे? इफ असेट प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम इज सिचुएटेड इन इंडिया। या फिर नंबर 2, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब क्या कि समझो वापस से सारी चीजें आउटसाइड इंडिया हो रही है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट विच इज आउटसाइड इंडिया, बट वो असेट इंडिया में लोकेटेड है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया हो रहा है, मिस्टर ए मिस्टर बी सब लोग आउटसाइड इंडिया है, अग्रीमेंट आउटसाइड इंडिया बना, असेट बाहर बेचने का अग्रीमेंट बाहर बन चुका है और कंसिडरेशन भी बाहर मिला है, लेकिन असेट इंडिया में सिचुएटेड है। कैन आई से दिस इनकम इज आल्सो अक्रूड इन इंडिया। थर्ड, इनकम थ्रू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सो अगर आपका बिजनेस बाहर है, अगर आपका बिजनेस बाहर है पर आपका कहीं ना कहीं बिजनेस इंडिया के साथ कनेक्टेड है, तो जितना इंडिया के साथ कनेक्टेड है उसमें पे हम आपको टैक्स लगा देंगे, दैट इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। अब बिजनेस कनेक्शन जो है ना दोस्तों, उसके मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं, जैसे एक इंडिया में फैक्ट्री होना या आफ्टर सेल सर्विस ऑफिस होना इन इंडिया, या कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होना इन इंडिया। ये सब एग्जांपल्स हैं ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सो आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, ये हम कब बोलेंगे? फैक्ट्री है, आफ्टर सेल सर्विस ऑफिस है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो हम बोलेंगे कि इट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सो ये आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। अब कुछ चीजें बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं की जाती है, ये 5 चीजें बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं की जाती है। पहला, इन केस ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। सो इसका मतलब क्या? some operations are carried out in India and some operations are carried out outside India. Now if some operations are carried out in India and some operations are carried out outside India, so the operations which are carried out outside India, कहने से उसको हम बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन परचेज कर रहा है गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, सिर्फ ऑपरेशंस क्या है उसके? परचेज करके एक्सपोर्ट करना है, खत्म, देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन। क्यों हम लोगों को चीजें याद रखनी पड़ रही कि क्या क्या चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं है? क्योंकि बिजनेस कनेक्शन का ये जो डेफिनेशन है ना, दैट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है और इसी रीजन की वजह से इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं है। पहला क्या? इन केस ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। सो यहां से कोई न्यूज कलेक्ट करके लेके गए, व्यूज कलेक्ट करके लेके गए एंड आउटसाइड इंडिया उससे इनकम जनरेट हुई, अगेन इट इज नॉट टैक्सेबल। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन इंडिया एंड लास्ट एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स, एंड दिस लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली टू फॉरेन कंपनीज। सी यहां से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्या कि क्या क्या चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं है, जिसमें आपको ये 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे दोस्तों। सो हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनकम इंडिया में कब अक्रू होगी? तो नंबर 1, असेट प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम इज सिचुएटेड इन इंडिया।
नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। नंबर 3 आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन का जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, ये सब चीजें बिजनेस कनेक्शन है, बट इतनी चीजें नहीं है, और भी चीजें बिजनेस कनेक्शन हो सकती है। और नीचे आपको 5 चीजें दी गई है जिसको बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं किया जाता। सैलरी इनकम इंडिया में कब अक्रू होगी? तो इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया तो सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल, बट इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। मींस इसका मतलब क्या कि इनकम इंडिया में कब अक्रू होगी? जब सर्विसेज इंडिया में रेंडर होगी। सो अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर हो रही है तो इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया तो इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया। बट आप याद करो ये जो आउटसाइड इंडिया वाला पॉइंट है उसका एक एक्सेप्शन था, क्या कि अगर एक इंडियन सिटीजन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी पे कर रही है फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, एक इंडियन सिटीजन है वो इज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया लेकिन उसको गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, कैन आई से दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। याद करो यहां पे मैंने आपको एम्बेसी का एग्जांपल दिया था, एम्बेसी का, कि जो लोग एम्बेसी में काम करने जाते हैं आउटसाइड इंडिया वो काम भले ही बाहर कर रहे हैं लेकिन कहना से काम तो इंडिया के लिए कर रहे हैं ना, तो इसीलिए वो इनकम इंडिया में क्या हो जाती है? अक्रू हो जाती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल बाय। अब इंटरेस्ट इनकम जो है वो कहां अक्रू होगी? सो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रही है किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट दे रहे, सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रही है किससे? रेसिडेंट पर्सन से। किसी रेसिडेंट पर्सन ने आपको इंटरेस्ट दी, अब आप ये चेक करो कि वो रेसिडेंट पर्सन ने पैसा कहां इन्वेस्ट किया है। अगर उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया या एनी अदर इनकम इन इंडिया तो सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल, मतलब दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। बट अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया या एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। सो समझो मैंने आप लोगों को लोन दी, आप एक रेसिडेंट पर्सन हो, अब आप मुझे इंटरेस्ट पे करोगे, मुझे सेक्शन नंबर 9 लगेगा कि नहीं, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे और आपने वो पैसा कहां इन्वेस्ट किया है। आपने वो पैसा कहां इन्वेस्ट किया है, सो मैं आपसे इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं, मुझे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है और प्लस आपने वो पैसा कहां इन्वेस्ट किया है। सो अब मैंने आपको लोन दिया, आप मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यू आर अ रेसिडेंट पर्सन एंड समझो आपने ये पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, या आपने ये पैसा एनी अदर इनकम कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है इन इंडिया, सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया है, एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया है, सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। एंड अगर मैंने आप लोगों को लोन दी है, आप एक नॉन रेसिडेंट पर्सन हो एंड आपने ये पैसा यूज किया फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, वापस से सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल। एंड अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया है, एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया है या एनी अदर इनकम इन इंडिया है तो सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। मैंने आपको क्लास में इन डिटेल एक्सप्लेन किया था कि ये पॉइंट के वजह से क्या इंपैक्ट हो सकता है, सो वो चीज ध्यान में रखना। सेम चीज आती है फॉर रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर रॉयल्टी एंड एफटीएस किससे मिला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, रॉयल्टी गवर्नमेंट ने दिया या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज गवर्नमेंट ने दिया, सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल, बट यस अगर रॉयल्टी एंड एफटीएस किसी रेसिडेंट पर्सन से मिले या नॉन रेसिडेंट से मिले, प्लीज याद रखना रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, अब आपने जो उसको पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या सर्विसेज दी है, अगर उस पर्सन ने यूज किए फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया या एनी अदर इनकम इन इंडिया, सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। Patent, copyright, trademark, services are used for business and profession outside India. Any other income outside India, section 9 is not applicable. So एक गलती मत करना, यहाँ पे अगर पर्सन नॉन रेसिडेंट था, एनी अदर इनकम इन इंडिया नॉट एप्लीकेबल था, जबकि रॉयल्टी एंड एफटीएस में एनी अदर इनकम इन इंडिया इज एप्लीकेबल। इसका मतलब ये चार्ट और ये चार्ट दोनों सेम बन चुका है इन केस ऑफ रॉयल्टी एंड एफटीएस। एंड लास्ट, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है आउटसाइड इंडिया, कैन आई से सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल, मतलब दिस इनकम इज ऑल्सो अक्रूड इन इंडिया। सो ये आपका सेक्शन नंबर 9 है। क्लास में मैंने आपको हर एक चीज के पीछे रीजन भी एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या रीजंस हैं ये प्रोविजंस बनाने के। दोस्तों यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम का रिवीजन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।